कक्षा 10वीं की इसमें फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका पूरा संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में अच्छे अंक ला सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय हिंदी पूर्णांक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। आप प्रश्न पहला आता सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका ऑप्शन दिया गया रीतिकाल, बा था भक्ति काल और सा था आदिकाल और दा था आधुनिक काल। तो यहाँ पर जो दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। फिर दूसरा था जकरी शब्द का अर्थ है, तो आपका था व्यर्थ होना, बा था रटना और सा था जर्जर होना और दा था दुखी होना। तो जकरी शब्द का जो अर्थ है वो आपका रटना हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे होते हैं। तो आपका था मुक्तक काव्य और बा था प्रबंध काव्य और सा ऑप्शन दिया गया आपका श्रव्य काव्य और दा ऑप्शन दिया गया दृश्य काव्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध काव्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो आपका आता सरस्वती, बा आता वसुधा और सा ऑप्शन दिया कदम्बरी और दा आता जनबाड़ी। तो इसका आंसर आपका वसुधा हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता संधि की विध होते हैं। तो संधि की विध आपके 3 होते हैं, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो अमनिया का अर्थ बताना है, तो अमनिया का अर्थ हो जाएगा आपका साफ करना। ठीक है, इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 2 आता है उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है सहस्त्र बाहु की भुजा डॉट डॉट ने काट डाली थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका परशुराम ने काट डाली थी। फिर आपका दूसरा आता सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव डॉट डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ पर सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव आपके स्थायी भाव कहलाते हैं। फिर आपका आता चौपाई की प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। और जो चौथा आता प्रतिमा बनाने वाले का नाम आपका मोतीलाल था। 5वां आता चौराहा शब्द में डॉट समास है। तो आपका चौराहा शब्द में आपका हो जाएगा द्विगु समास। और जो आपका आता 6वां भोलेनाथ पूजा के समय मस्तक पर डॉट डॉट का तिलक लगाते थे। तो भोलेनाथ पूजा के समय मस्तक पर, ठीक है, आपका भभूत का तिलक लगा देते, भभूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है निम्नलिखित कथनों की समझते सत्य लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता अच्छे लोग प्रेरित के लिए दौड़ चले आते हैं। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका था जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है। तो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। 5वां आता अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिस्थिति में पढ़ना है। तो आपका जो रहेगा सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता भोलेनाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आता 4 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती सूरसागर। तो सूरसागर को आपको सूरदास से मैच कर देना है। दूसरी आती माता का अंचल। तो इसका आपको मैच कर देना शिवपूजन सहाय से। और तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला। तो इसको आपको प्रतिमा पर चश्मा से मैच कर देना है। चौथी आती रस के अंग। तो रस के अंग को आपको 4 से मैच कर देना। 5वां था लोकोक्ति को कहते हैं। तो लोकोक्ति को आपको, ठीक है, लोकोक्ति को कहते हैं लोगों द्वारा कहा गया कथन। और जो 6वीं आती है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसको आपको मैच कर देना दोहरा लाभ होना 6वीं। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। आप प्रश्न 5 आता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पद्य साहित्य के इतिहास को, ठीक है, आपका 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका दूसरा था संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या आपकी
33 होती है। और जो आपका तीसरा आता है उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। प्रेमचंद आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। एंड जो चौथा आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर आपकी जो रहेगी वो आपकी स्वर संधि रहेगी। ठीक है, स्वर संधि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, तो जो आपका इसका आंसर रहेगा मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। ये चिड़ियों का झुंड, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां था भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को क्या बना देते थे, तो इसका आंसर रहेगा ठीक है नाटक घर। नाटक घर बना देते थे, नाटक घर। तो इसका आंसर रहेगा भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना देते थे। तो क्या की जगह पर आपको नाटक घर लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपके एक वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए। प्रश्न 76 रीतिका को संज्ञाकार क्यों कहा गया लिखिए। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको कक्षा 10वीं की सभी विषय त्रैमासिक की परीक्षा के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए जो आपका इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो जो आपका दिया रीतिका को संज्ञाकार क्यों कहा गया लिखिए, और अथवा नई कविता की कोई विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो फिर तो आप यहाँ पर देख लीजिए रीति काल में अधिकतर कवियों ने प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया। इस काल की कविताओं में नायक नायिका के रूप, सौंदर्य, प्रेम लीलाओं और संघर्ष के विभिन्न अंगों का विस्तृत चित्रण मिलता है, इसलिए इस काल को संज्ञाकार कहा जाता है। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपकी नई कविता की दो विशेषताएं दी गई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आपका देख लेते हैं 7वां प्रश्न आता है सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। दो रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं 7वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर दिया गया। आपके सूरदास की दो रचना दी गई हैं, सूरसागर और सूरसरावली। भावपक्ष, कलापक्ष देख लीजिए। ठीक है, आपका भावपक्ष दिया गया, साहित्य में स्थान देख लीजिए। अब चलिए आपका तुलसीदास पर देख लेते हैं। आपकी तुलसीदास की दो रचना दी गई हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। भावपक्ष देख लीजिए, साहित्य में स्थान। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तो गोपी के अनुसार जगत धर्म में क्या होना चाहिए, अथवा था मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो चलिए आपका इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका 8वें का आंसर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से परेशान न करे और हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखे। आपका अथवा वाली का आंसर है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ यह कह रही हैं कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम का प्रतिदान नहीं दिया और स्वयं न आकर एक संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा था लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो फिर तो आप यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की दो विशेषताएं दी गई हैं, यानी लक्ष्मण के स्वभाव की दो विशेषताएं। ठीक है, और अथवा का आंसर देख लीजिए लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो ये आपकी दो विशेषताएं दी गई हैं, शूरवीरता का प्रदर्शन और धैर्य और क्षमा। दोनों विशेषताओं को पूरा आपको याद करना है। फिर आपका था वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा छंद किससे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो पहले तो आप वीर रस की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर जो आपका छंद किससे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। वर्णों, छंद की परिभाषा वर्णों या मात्राओं की संगति, यति और तुक के नियमों से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार मात्रिक छंद, वार्णिक छंद। ठीक है, तो पूरा याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका आता है यहाँ पर स्थायी भाव और संचयी भाव में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा आता महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका स्थायी भाव और संचयी भाव में आपकी दो अंतर दिए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लीजिए। ठीक है, महाकाव्य विषय वस्तु विस्तार। ठीक है, विषय वस्तु का विस्तार। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण और विस्तृत चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक हिस्से या घटना का चित्रण होता है। पात्रों की संख्या, महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं जबकि खंडकाव्य में सीमित पात्र होते हैं।
इस तरह से आपका महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर भी हो जाता है। फिर वर्मा आता हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचनाएं लिखिए। अथवा आता रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। तो आप 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपकी हिंदी साहित्य के 2 निबंधकार दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना हो जाएगी चिंतामणि। और दूसरे आपके निबंधकार हो जाएंगे रामरक्ष बिनुपुरी, गेहूँ और गुलाबी आपकी रचना हो जाएगी। फिर अथवा का आंसर देख लीजिए। रेखा और चित्र और संस्मरण में आपके अंतर दिए गए हैं। विषय रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्द द्वारा चित्र खींचा जाता है, जबकि संस्मरण में लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है। सत्यता रेखा चित्र में काल्पनिकता का पुट हो सकता है, जबकि संस्मरण पूरी तरह से सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। इस तरह से आपका रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर हो जाता है। फिर आपका 13वां आता है स्वयं प्रकाश अथवा रामरक्ष बिनुपुरी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। दुर्रचनाएं भाषाशैली साहित्य में स्थान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी स्वयं प्रकाश की दुर्रचनाएं दी गई हैं। आएंगे अच्छे दिन भी और सूरज कब निकलेगा, भाषाशैली दी साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आपका स्वयं प्रकाश हो जाता है। फिर आप रामरक्ष बिनुपुरी पर देख लीजिए दुर्रचना गेहूँ गुलाब माटी की मूर्तें, भाषाशैली साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा वाला का आंसर भी हो जाता है। पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपका आता है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता होगा, इस पर आपने विचार लिखिए। अथवा आता मूर्ति पर लगा सर करने का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो हम पहले तो 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाता होगा क्योंकि वह देशभक्त था और नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बिना अधूरा मानता था। वह अपनी सीमित आय से भी देशभक्ति की भावना को जीवित रखना चाहता था। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। मूर्ति पर लगा सर करने का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देशभक्ति आज भी बच्चों के मन में जीवित है। यह दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी भावना को व्यक्त कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ी में देशभक्ति की भावना बनी रहेगी। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका था बाल गोविंद भगत की पुत्रों ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए थी, लिखिए। अथवा था बाल गोविंद भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की है, लिखिए। तो पहले तो आप 15 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 15 प्रश्न का आंसर रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 15वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। बाल गोविंद भगत ने कह रहे थे, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपका आता है 16वां प्रश्न। निम्नलिखित समास का विग्रह कर उसका नाम लिखिए। कोई 2 रसोई घर, यथाशक्ति और महाकवि, इनका समास विग्रह करना और कोई 2 करने हैं। ठीक है, उनका नाम भी लिखना है, समास का नाम भी लिखना है आपको। अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। कोई 2 खून पसीना 1 करना, घी के दिए जलाना 1 और 1 11 है। ठीक है, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा रसोई घर, रसोई के लिए घर। तत्पुरुष समास रहेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्यय समास रहेगा। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक, खून पसीना 1 करना, खून पसीना 1 करना बहुत मेहनत करना। और बाग को जाकर रमेश ने खून पसीना 1 करके यह मकान बनवाया है। घी के दिए जलाना बहुत को सुना। बाग को जाकर बेटे की सरकारी नौकरी लगने पर माँ ने घी के दिए जलाए। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 17वां। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर रखना क्यों भूल जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर दिया गया है, 17वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर दिया गया। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर रखना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका देख लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। उदा तुम अति बड़भागी, इस तरह से दिया गया। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। तो चलिए आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ये आपकी 18वें प्रश्न की संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई। आपका संदर्भ दिया प्रसंग व्याख्या, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। आपका अथवा वाले का आंसर संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 19वां प्रश्न था जो कि गद्यांश दिया गया। तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, इस तरह से दिया गया है। और इसका अथवा था जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, इसी भी अथवा वाला भी देख लीजिए। तो चलिए इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, यह गद्यांश हामिद खान पाठ से लिया गया है। यह हामिद और लेखक के बीच की बातचीत को दर्शाता है। प्रसंग देख लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 19वें का अथवा था
19वें का तो हमने छोड़ दिया है, आपका 20वें के ऊपर वाले का आंसर, सॉरी 19वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया, 19वें का तो छोड़ दिया हमने। 20वां था मेरे प्रिय शिक्षक विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए और जीवन में जल का महत्व विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। तो जो आपका अथवा दिया गया जीवन में जल का महत्व, तो यहाँ पर जीवन में जल का महत्व विषय पे एक अनुच्छेद देख लीजिए, आपका 20वें का अथवा वाले का आंसर हो जाता है। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है, यहाँ से लेकर पूरा आपको संरक्षण करना चाहिए, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपके 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित आपत्तित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये आपका काव्यांश दिया गया, इसके 3 प्रश्न आते हैं, तो तीनों प्रश्न के जो उत्तर है वो हमें यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, हमने इसको जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पूरा 21वें क्वेश्चन का उत्तर है, तीनों प्रश्न के आंसर दिए गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 21वें का अथवा आता है, तो इसका प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे गद्यांश में। ठीक है, अब चलिए आपका 22वां था, अपने नगर के नगर पालिका अधिकारियों को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको शिकायती पत्र कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर 23वां था, जिसमें आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, इस पर हम निबंध देख लेते हैं। तो पहले तो आपको रूपरेखा हेडिंग डालनी है और इसमें आपको 5 हेडिंग लिखनी है। फिर प्रस्तावना देख लीजिए, नैतिक मूल्यों का अर्थ और प्रकार, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व और नैतिक मूल्यों की कमी के कारण ऑप्शन ना। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका निबंध यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट करा दिया। वीडियो को लाइक कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।